जब हम कहानी की शुरुआत करेंगे तो मैं ये थोड़ा सा आपको दृश्य दिखा दूं कि ये किस तरह ये कहानी लिखा गया है। तो ये जो हम सीतायन के बारे में जानेंगे वो हमारी मीनाक्षी की कहानी है। वो मीनाक्षी के आंखों से देखी हुई हमारी सीतायन है। तो ये जो कहानी है उसे बहुत सुंदर रूप से आलेख्या 2 भागों में इसका विभाजन किया है देना मैडम ने। एक भाग 1 है जहाँ पे मीनाक्षी जी का जो उनका जन्म मिथिला में हुआ और जैसे जैसे वो मिथिला में उनका पूरा मतलब बाल्य और उनका जो एडल्ट है वो हुई, सीता मैया के साथ उनका कैसा परिचय हुआ, जनक जी के साथ उनके क्या संबंध थे और किस तरह सीता के विवाह के उपरांत वो वहां से सीता जी के साथ मिथिला के संस्कृति को लेकर अयोध्या आई और अयोध्या आने के बाद वहां पे कैसे कैसे कहानी में डेवलपमेंट हुए। जैसे हम सब जानते हैं कि सीता मैया को और राम जी को वहां से आगे निकलना पड़ा, एक्साइल जिसे कहते हैं 14 साल का वनवास। और ये जो वनवास है उसके बाद इस वनवास में ये जो 14 साल के वनवास का ये जो पीरियड है उन दिन जी ने अपना उस इनकारनेशन का कंप्लीशन भी उसी टाइम पे हुआ। तो भाग 1 जो है वो मीनाक्षी की कहानी है, जो मीनाक्षी के जीवन की कहानी है, जो मिथिला में शुरू होकर हमें जनक महाराज के गुणों से परिचित कराती है। जनक महाराज एक ऐसे भव्य गुणों के देवता है, हमें उनका बहुत थोड़ा परिचय होता है रामायण में, क्योंकि हमारी जो रामायण हम जानते हैं वो पूरी हमें राम जी की तरफ से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तो ये जो हमारा सीतायन है हमें मिथिला की तरफ से हमें ले जाएगा। कितनी अद्भुत बात है, हमें अयोध्या के बारे में बहुत मालूम है, अब हम इधर से मिथिला के बारे में जानते हुए, हमारे मीनाक्षी के आंखों से हम मिथिला के बारे में जानते हुए, मिथिला के गुणों के बारे में, मिथिला के राजा के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के ऋषि मुनियों के बारे में, उनके संप्रदाय के बारे में जानते हुए हम धीरे धीरे फिर से अयोध्या आएंगे। हम मीनाक्षी और सीता मैया के साथ हम फिर से अयोध्या आकर वहां पर हम मीनाक्षी की कहानी का अंत करते हैं। तो मीनाक्षी की कहानी का अंत भाग 1 है मेरे दोस्तों। भाग 2 जो है वो मीनाक्षी का फिर से अयोध्या में जन्म है और जो विजन देना मैया ने वहां पर सीता जी के टेम्पल में, रघुनाथ टेम्पल में देखा था, वो उनका ये पार्ट 2 का जन्म था जिसमें उनका नाम अनसुईया था। तो पार्ट 2 में इतना सुंदर विवरण है मेरे दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी जानकारी से हमारा जन्म धन्य हो जाएंगे। जो गलत फहमियां हमारे मन में है कि बेचारी सीता मैया को इतना कष्ट उठाना पड़ा, वो हमारी सीता मैया बेचारी नहीं रहेंगी। जब हम ये दूसरा भाग जान लेंगे तो हम गर्व महसूस करेंगे कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ सीता मैया जैसी स्त्रियां पैदा हुई, जिन्होंने मानवता को अपने से आगे रखा, जिन्होंने अपने प्रेम से इस दुनिया को भर दिया। ये हम दूसरे भाग में देखेंगे मेरे दोस्तों। तो आलेख्या, ये बिल्कुल जैसा कि कंटेंट है, जैसा हम कहते हैं कि इंडेक्स, इस तरह से देना जी ने इस कहानी को लिखा है, जिसमें भाग 1 पूरा मिथिला और थोड़ा सा अयोध्या, पर जो दूसरा है उसमें पूरा हम देखेंगे कि ये जो 14 साल का वनवास था उसमें क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज है हम जो नहीं जानते और ऐसी कौन सी गलतफहमियां हम पाल रहे हैं। और उसके बाद वही नहीं, जो सबसे चरम सीमा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भाग है जब सीता मैया वापस 14 साल के बाद वापस आती है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे हमारी गलतफहमियां दूर होती हैं कि राजा राम ने उन्हें नहीं भेजा था। ऐसी कोई पतिव्रता का प्रदर्शन उन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। राजा राम और सीता मैया का जन्म जन्म का बंधन है। ऐसे बंधन में एक आदमी दूसरे के ऊपर शक कैसे कर सकता है। वो नारायण और नारायणी है जो हमारे दैविक चेतना के रूप है। दैविक चेतना के रूपों में एक दूसरे के प्रति लांछन उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर सही कहानी क्या है, यही कहानी हम आगे जाके देखेंगे आलेख्या। अब ये कहानी तो जैसे आप बता रहे हैं और रोमांचक होते जा रही है। तो क्या हम पार्ट 1 पहली भाग के बारे में शुरू कर सकते हैं? जरूर आलेख्या, मैं आपके समय के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं अगर भाग 1 शुरू कर दूं, थोड़ा सा आज हम उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जब आपका समय हो जाए। तो ये जो
भाग 1 है मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, इसको हम कहते हैं मिथिला का भाग। ये एकदम मिथिला से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम कहानी में आ जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। हम सबको कहानियां बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कहानी इसलिए अच्छी लगती है दोस्तों, मैं अपने वर्कशॉप में भी यही कहती हूँ कि मैं कितना भी बोलूं आपको याद नहीं रहेगा। मैं कह दूंगी ईगो, माइंड, हैप्पीनेस, कुछ भी, सरेंडर, कुछ भी बोल दूं, आपको वो याद रहेगा जो हम कहानी के रूप में बताते हैं। इसलिए हम बच्चों को कहानियां बताते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर नहीं भूलते। अब हमारी मिथिला की कहानी शुरू होती है। तो ये जो हमारी मिथिला की कहानी है वो हमारे मीनाक्षी की कहानी है। तो मीनाक्षी की कहानी ये है कि जो मीनाक्षी जी थी वो एक बहुत ही सनातन साम्राज्य, जिसको हम कहते हैं विदेह साम्राज्य, उसमें पैदा हुई। वो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी मेरे दोस्तों। पूरी कहानी में शुरू में यही बताते हैं कि उनके परिवार पर एक ऐसा दुर्भाग्य का साया छाया हुआ था जिसके बारे में उनके पिता ने भी कभी उनसे जिक्र नहीं किया। उन्हें यही बताया जाता था कि हम बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे जिंदगी में कभी कुछ ठीक से घटता नहीं है। और ये भी बताया गया था कि जब वो दुर्भाग्य से, उनके जो पूर्वज है, पता नहीं कितने पुश्तैनों से वो लोग ये दुर्भाग्य के साये में बिल्कुल कवर्ड है। और इसीलिए जो राजा है वो इतने करुणामयी थे कि उन्होंने इनका प्रॉब्लम देखकर उन्हें अपनाया, उन्हें अपने राज्य में रखा और अपने राजमहल में रखा। तो ये शुरू में ये दर्शाता है कि जो ये विदेह राजा है, उस समय पर राजा का नाम था रासवरोमा जनक। उनका नाम था रासवरोमा जनक। सो ये उस जमाने की बात है जब मीनाक्षी जी के पिताजी, जिनका नाम दुष्यंत है, वो ये जो रासवरोमा जनक जी के पैलेस में वो काम करते थे एक सेवक के रूप में। तो हमें ये दिखाया जाता है कि मीनाक्षी का जब इंट्रोडक्शन हुआ है तो वो अपने माँ को खो चुकी है और उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनकी माँ मतलब कैसी लगती थी। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि वो बहुत छोटी थी जब उनकी माता गुजर गई। और जब से उन्हें ज्ञात है वो इसी जनक जी के पैलेस में, उनके ये जो भव्य पैलेस में वो उनकी मतलब उनका जो बचपना था वो सब बिल्कुल एक गुजर गया है। और ये उनके पिताजी हमेशा कहते आते हैं कि उनके जो पूर्वज है या उनके दादाजी या ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके दादाजी के दादाजी, मतलब 4 पीढ़ियां तक हमें बताई जाती है कि वो सब यहीं पर जनक जी के आश्रय में रहते आए हैं और जनक जी ने उन पर बहुत करुणा की है। तो वो हमेशा जानने की कोशिश करती है अपने पिताजी से कि ऐसा कौन सा दुर्भाग्य की साया है जो हमारे परिवार को मतलब इस तरह से घेरे हुए है। पर दुष्यंत जी कभी भी मतलब ये बात अपने बेटी से चर्चा नहीं करते। पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो दुष्यंत का कैरेक्टर जो हमें बताया जाता है, उनका जो किरदार है वो एक ऐसा है कि वो एक अत्यंत उत्तम सेवक का किरदार है। कि मतलब एक सेवक होना मिथिला में बहुत सौभाग्य माना जाता था। दोस्तों आज हम लोग ये देखते हैं कि हमारा काम कैसा है, क्या हम मैनेजर हैं या हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं। इसी गलत फहमी को मिटाने के लिए हमें इतना अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जो दुष्यंत जी जनक जी के पास एक सेवक के रूप में काम करते थे, वो अपना काम इतना उच्चतम समझते थे, क्योंकि उनका एक ही काम था, उनका एक ही अर्थ था कि सेवा से बढ़कर उच्चतम इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब भी आप किसी की सेवा में हो, दिल लगा के करो, ये कोई संबंध नहीं है कि आप कौन सा काम करते हो। तो दुष्यंत जी इस तरह से जीते थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने महान हस्ती थे दुष्यंत जी। तो उनपे ये पूरा ये जो पैलेस का जितना भी सेवकों का जो ग्रुप था, उनके वो एक तरह के मतलब लीडर थे या सुपरवाइजर थे। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि सारे सेवकों की देखभाल करे और काम ढंग से करवाए। तो वो बहुत बड़ा पोजीशन था, क्योंकि राजा के पैलेस में अगर मतलब आप सब सेवकों के ऊपर हो तो वो बहुत बड़ी पोजीशन है। तो मीनाक्षी छोटे होने के नाते उसे लगता था कि मेरे पिताजी इतने बड़े पोजीशन में, फिर भी वो क्यों इतने मतलब सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं। पर इसी तरह मतलब उनका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अहम बढ़ता था कि मेरे पिताजी सबसे चीफ है। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ताकि हमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाए कि हर कैरेक्टर क्या था जब हमारी कहानी शुरू होती है।
और ये वो टाइम है जब मीनाक्षी थोड़ी बड़ी हो रही है, तब तक रासवरोमा जनक जी गुजर चुके थे। और उसके बाद जो हमारे जनक जी हैं, जिसे हम सब बाबा के रूप में जानते हैं, वो है हमारे सीरत ध्वजा जनक। उनका नाम था सीरत ध्वजा जनक। वो जनक जो हमारे सीता मैया के पिताजी थे, उनका राज्य तब शुरू हुआ था। तो इनके बारे में इतने अद्भुत रूप से हमें परिचय कराया गया है कि हमेशा वो ध्यान में रहते थे। मेरे दोस्तों, हम सब ध्यानी हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि आप दुनिया में किसी के बारे में बात करिएगा, अगर कभी किसी योगी और ध्यानी के बारे में जिक्र होता है तो जनक महाराज के बारे में जरूर जिक्र होता है। चाहे वो ध्यानी हो, चाहे कोई भी ध्यानी ना हो, जनक महाराज को एक ज्ञानी के रूप में हमेशा देखा गया। तो एक राजा होते हुए वो एक ज्ञानी का रूप में कैसे रहे? तो यही बात है, वो हमेशा अपने अंतर से कनेक्टेड रहते थे मेरे दोस्तों। और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो महीनों महीनों अपने पैलेस को छोड़कर वो आश्रम जाके वो मेडिटेशन जो हम आज यहाँ पे बैठ के करते हैं, वो ऐसे करते थे। तो ये हमें ये कहानी में बहुत अच्छे रूप से मतलब इसका परिचय किया है। वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही उदार स्वभाव के थे। अपने प्रजा के लिए उनका असीम उदारता था, वो बहुत ही ज्यादा काइंड थे। और उनके पास जो ज्ञान का भंडार था वो एकदम असीम था। सारे लोग उनके पास आते थे, अगर किसी को ज्ञान चाहिए होता था, अगर उन्हें ये मालूम करना था, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं थी कि ये राजा है, हम कैसे जाएंगे। वो सबके लिए अवेलेबल थे। मतलब देखिए, एक ऐसा राज्य जहाँ राजा अपने और प्रजा में कोई अंतर नहीं महसूस करता। हम एक ऐसे विदेह राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा राज्य था जहाँ पर बाहरी सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं था। जो भी सुंदरता वहां लोगों में देखी जाती थी, वो एक आंतरिक सुंदरता थी। और ये जो जनक महाराज हैं, वो सबके लिए सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते थे, बाबा। इस बाबा का उस समय पर कोई संतान नहीं था। तो ऐसे उत्तम राजा के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे रामायण की नींव का उसमें योगदान दिया है। ये जनक जी के बारे में जानना बहुत 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 जरूरी है। तो आलेख्या, ये हमारा ये जो नेपथ्य था, बैकग्राउंड था, जहाँ पे इतने उत्तम राजा जो अपने और प्रजा के बीच में कोई अंतर नहीं महसूस करते थे, खुद जाकर ये अपने प्रजा को मतलब सब कुछ सिखाते थे। हर एक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका कोई उनका मान्य नहीं था। उनका एक ही मान्य था कि मिथिला की विदेह राज्य के हर एक प्रजा ये जान सके कि अपने आंतरिक शक्ति को बाहर कैसे लाया जाए। इतना बिलीव करते थे वो इनर एनर्जी। आज जो हम ध्यानी बैठकर मेडिटेशन में अपने आंतरिक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, उन दिनों मिथिला राज्य में उनके राज्य में हर आदमी इस तरह जीता था। क्या हम विश्वास भी कर सकते हैं ऐसे विश्व में जहाँ पे चारों ओर ध्यान ही ध्यान वाले? क्या कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जिन्होंने उस समय पर मिथिला में जन्म लिया था। तो ये उस समय का नेपथ्य था। अब दुष्यंत जी के बारे में थोड़ा सा जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मीनाक्षी की कहानी यहाँ से ही थोड़ी थोड़ी प्रबल होती जाती है। तो दुष्यंत जी, मैंने कहा, वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी थे राजा के, और वो कोई भी काम करने में हिचकिचाते नहीं थे, चाहे वो कितना भी अधम काम, जो हम अधम तो कुछ नहीं होता, पर जो आज के जमाने में हम अधम कहते हैं, वो उनके लिए कुछ भी अधम और उच्चतम काम नहीं थे। और एक बार ये भी दिखाया जाता है कि एक सेवक जिसका मतलब फ्लोर क्लीन करना, पैलेस के फ्लोर्स क्लीन करने का काम होता है, वो सेवक बेचारा बीमार पड़ जाता है। तो दुष्यंत जी खुद बैठकर पूरे पैलेस के जो फ्लोर्स होते हैं वो खुद क्लीन कर रहे हैं। तो दुष्यंत जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मीनाक्षी के बारे में यहाँ इतनी सुंदरता से जिक्र होता है, क्योंकि वो बच्ची है, वो उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है, वो आंतरिक सौंदर्यता के बारे में अभी इतना जान नहीं पाई। तो उसका दिल बहुत दुखता है अपने बाप को देखकर कि उन दिनों उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती, ये देखकर कि उनका जो बूढ़े बाप है वो घिस रहे हैं फ्लोर्स। तो वो बात करती है कि बाबा, आपको करने की जरूरत क्या है, ये तो ऐसा काम आप क्यों करते हैं। तब इतना सुंदर विवरण है आलेख्या, जो हमारे जमाने में आज जिसका जानना बहुत जरूरी है। तो ये कहते हैं वो कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो छोटा हो या जिसका इम्पोर्टेंस नहीं हो। तो ये बताते हैं कि चाहे वो छोटा भी काम हो,
अगर वो पैलेस में नहीं हुआ तो पूरा पैलेस, पूरा राज्य एकदम उथल पुथल हो जाएगा। सही बात है, अगर एक दिन कोई टॉयलेट नहीं क्लीन करता तो उसका कितना असर होता है, चाहे वो हम छोटे की छोटा काम है। तो यही दुष्यंत जी मीनाक्षी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही इस किताब के द्वारा वो एक बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम तुम करो वो सेवा के भाव से करो, ये देखकर करने की कोशिश मत करो कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है, दिल लगा के करना। तो इसमें इंग्लिश में ये बताया गया है, व्हाट मैटर्स इज द स्पिरिट इन विच यू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो ये कहते हैं कि काम मायने नहीं रखता, आप किस दृष्टि से वो काम करते हो वो मायने रखता है। तो जब आप सच्चे भाव से सेवा करते हो तो आपके सामने बिल्कुल यही रहता है कि मेरा काम इस बड़े विश्व में किस प्रकार सहयोगी हो रहा है, उसमें छोटा और बड़ा काम कुछ नहीं होता। इतना सुंदर जिक्र है आलेख्या। आज के जनरेशन को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस बातों में पूरी तरह से घिरे हुए हैं। हमें सुपीरियर, इंफीरियर, इतना हमें आभास है इसका। तो ये हमारा ये वहम एकदम दुष्यंत जी बिल्कुल पूरी तरह से एकदम दूर कर देते हैं। तो जब मीनाक्षी ये कहती है कि मुझे आपका ये काम करना अच्छा नहीं लगता, तो पिता उनके गुस्सा हो जाते। तो वो बोलते हैं पिता को खुश करने के लिए कि कोई ऐसे सेवक को क्यों नहीं दे देते हो ये काम जो थोड़ा जवान है। तो उनके पिता कहते हैं, हाँ मैंने अभी निश्चय किया है कि मेरे पास एक बहुत ही जवान सेवक है, सेविका है, जो कल से जमीन साफ करेगी। तो तब मीनाक्षी समझ जाती है कि उसके पिताजी खुद से उन्हें ही जमीन साफ करने को कहेंगे। तो बहुत विचलित हो जाती है और ये कहती है कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि इतने मुझे मतलब क्रूएलिटी से, इतने क्रूरता से मेरे साथ ऐसा काम करा रहे। तो उस दिन से वो ये समझती है कि मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते। ऐसी गलत फहमी से वो अपनी जिंदगी, आगे की जिंदगी बिताती है। काफी बार वो कोशिश करती है अपने पिता से कहने के लिए कि मुझे ये नहीं करना, पर एक ही कहते हैं दुष्यंत जी, जब तक तुम ये सीख नहीं लेती कि काम तुम्हारी पर्सनालिटी को नहीं बनाता, तब तक तुम्हें ये काम करना ही होगा। तो वहां से हम देखते हैं दुष्यंत और मीनाक्षी के बीच में दरार बढ़ता जाता है और वो तब से अपने पिता से बात करना कम कर देती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, पर कभी कभी जो पुरुष हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये इसका एक मिसाल है कि जब आप पूरी तरह खुलकर अगले आदमी से बात का विवरण नहीं कर पाते हो तो वो कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण कितनी दरार बढ़ती है, ये हम मीनाक्षी और दुष्यंत जी की जिंदगी में यही देखते हैं। क्योंकि अगर दुष्यंत जी ने थोड़ा और प्यार से, उस समय क्या चाहिए था मीनाक्षी को कि थोड़ा और प्यार, पर जिस भी हालात से दुष्यंत जी गुजर रहे थे वो उस प्यार से वंचित थे, तो उन्हें वो प्यार देना भी नहीं आता था। तो ये मीनाक्षी जी का ये बैकग्राउंड था। तो ये जब हम राजा की तरफ देखते हैं, ये जो राजा है हमारे दुष्यंत जी, जो जब मैंने बताया जो नए राजा आए थे, एक बहुत ही महानुभाव थे। और वो ऐसा समय था कि धीरे धीरे हम ऐसे युग में बढ़ रहे थे जहां पर जो हमारे जंगल में जो स्वाभाविक रूप से जो फल फूल आते हैं, तब तक वो हमारी प्रजा के लिए काफी था, जो खाना वहां से मिलता था वो काफी था। पर क्योंकि प्रजा बढ़ रही थी, जनक महाराज ये देख रहे थे कि जो जंगल में जो उत्पादित होते हैं जैसे फूल और फल, वो काफी नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो एग्रीकल्चर है, ये मॉडर्न फार्मिंग जो हम कहते हैं, ये उस समय जनक महाराज जी ने उस समय पर ये उसका इंट्रोडक्शन हुआ जब जो जंगल में स्वाभाविक रूप से जो उत्पादित हो रहा था वो काफी नहीं था। तो तब जनक महाराज अपने मिथिला के लोगों से के साथ मिलकर फार्मिंग टेक्निक्स जो हम कहते हैं कि किस तरह करना है, ये वो अपने प्रजा को सिखाते थे। और एक ऐसा समय था जहाँ पे पानी की बहुत अभाव थी, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। हम सोचते हैं जो इरिगेशन है, ये जो सिंचाई का ये जो मॉडर्न है, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर इसी युग में निकाला है। इतना सुंदर चीज हम लोग को इस किताब के द्वारा जानने की अवसर पड़ता है कि ये बताते हैं कि जब पानी नहीं होता, जब बारिश नहीं होता, तब जनक महाराज जाकर नदी के पास जाके हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो अभी त्रेता युग है जहाँ पर नदी, समुद्र, पहाड़ थोड़ा अपने दैविक गुणों के बारे में फिर भी जानते हैं। अब तो हम जाके नदी के सामने हाथ भी जोड़ दे, ना हम समझते हैं अपने दैविक गुणों को, ना हमारी नदी मैया समझ पा रही है। पर ये दिन कुछ और ही दिन थे
तो जब जनक जी जाकर हाथ जोड़ते हैं तो मैया बताती है, जो नदी माँ है वो बताती है किस तरह उनका पानी खेतों तक ले जाया जा सके। तो ये जो सिंचाई का है, जो खोद कर हम नदी का इरिगेशन करते हैं, वो जनक जी के टाइम से हमारा चला आ रहा है। तो ये इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, हमारी जो गलतफहमियां एकदम दूर होती जाती है कि जनक इतने ज्यादा महानुभाव थे जो एक अपने आंतरिक दुनिया से परिचित थे और अपने जो प्रजा थी उनके साथ एकदम ऐसे जुड़े हुए थे। और जनक जी के पास वो कभी भी अपने सेना उन्होंने जुटाई ही नहीं। जनक जी के वो ये विश्वास करते थे कि मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कभी भी सेना पर कुछ खर्च ही नहीं किया। एक मिथिला ही एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हमें बताते हैं कि उन्होंने कभी भी आर्म्ड फोर्सेस, जिसे हम कहते हैं सेना शक्ति, उन्होंने कभी रखी ही नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो कोई हमारे पास से ले जा सके, क्योंकि हमारी शक्ति सारी आंतरिक है, तो हमारे अंतर की दुनिया को कौन लेके जाएगा। तो इसलिए उनका जीना इतना सरल था कि उनका जो पैलेस था उसमें भी बड़ा सरल, सादगी और सरल का एक अद्भुत उदाहरण बताया है हमें मिथिला में। और वो यही चाहते थे कि मिथिला के लोग भी सादगी से जिए, सरलता से जिए। तो इतना सुंदर था ये जो विवरण हमारे मिथिला का हमारे सामने आ रहा था। उन दिनों ये जो जनक महाराज थे जो जाके अपने प्रजा को बताते थे कि हमें फार्मिंग ऐसे करना है वैसे करना है, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा आलेख्या कि मैं राजा हूँ, मैं मिट्टी में उतर के मैं क्यों दिखाऊं। वो खुद, जो हम कहते हैं प्लाऊ, उसे लेकर वो खुद दिखाते थे, क्योंकि वो बहुत हट्टे कट्टे थे। तो जहां जहां वो जाते थे, अगर उनकी प्रजा कमजोर थी तो वो खुद लेके जाते थे। ऐसे जमाने में जब ये जो पीछे का नेपथ्य मैं बता रही हूँ कि कितने महान जनक की मिथिला थी, वो ऐसे टाइम पर उनका एक ही था कि उनके पास संतान नहीं थी। ये किताब में ये भी कहते हैं कि संतान नहीं थी क्योंकि अधिक से अधिक समय हमारे जो जनक बाबा थे वो आश्रम में बिताते थे, बहुत ही कम उनकी फैमिली लाइफ थी। और सुनैना माँ ने कभी कंप्लेन नहीं किया उसका, वो बहुत खुश थी कि उनके पति इतने उत्तम कार्य में लगे हुए थे, तो वो पूरा पैलेस का भार वो उठाती थी। इतना इतना सुंदर था। फिर एक समय आया जब उनको लगा कि बिल्कुल जो प्रकृति का जो संतुलन है वो एकदम बिगड़ रहा है। और उस समय पर जनक महाराज ने उनको ये ज्ञात हुआ कि ये समय है कि मुझे ये प्रकृति के ये संतुलन के लिए एक बेटी का मांगना बहुत जरूरी है। तो तब हमें ये बताया जाता है कि मिथिला में ऐसे ऋषि मुनि आते ही रहते थे, क्योंकि जनक महाराज खुद ही एक बड़े योगी थे। तो आप जो सोच विचार उनके मिथिला के पैलेस में होता था, वो कभी भी ये बात नहीं होती थी कि हम बगल के राज्य में जाकर कैसे लूट के आए, ऐसे बातें होती नहीं थी। हरदम एक ही कि हम अपने आंतरिक दुनिया को कैसे बढ़ाए रखे, हम अपने अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर कैसे, बिल्कुल ऐसी बातों पे वहाँ पे डिस्कशन होता था। तो जाहिर है कि जो पैलेस में काम करता होगा वो सब ऐसे ही वार्तालाप से प्रभावित होंगे। तो सारे सेवक भी बड़े उज्ज्वलित और जगे हुए विचारों के लोग थे। तो जब पूछ रहे थे ये कि मुझे जब महर्षि और योगी आने लगे मिथिला में, तो जनक महाराज उनसे कहते थे कि मुझे मतलब मुझे एक बेटी की आशा है। तब एक ऋषि ने उनसे पूछा कि सब तो कहते हैं कि आपके पास कोई बच्चे ही नहीं और पुत्र है नहीं आपके पास, अगर आपके पास पुत्र नहीं होगा तो आपकी परंपरा आगे कैसे चलेगी, आपका नाम, ये जो जनक परंपरा चल रही है वो जनक परंपरा आगे कैसे चलेगी, कौन है जो आपके राज्य को आगे बढ़ाएगा। आलेख्या, जनक बाबा का जो जवाब है वो इतना सुंदर है। वो कहते हैं कि राज्य तो आते हैं और जाते रहते ही हैं, वो समय के साथ वो मिट भी जाते हैं, पर मैं इस धरती माता के वेलफेयर, उनके सौभाग्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके वेलबींग के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में देखा, ये जनक महाराज की बातें हैं, वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो धरती का रिदम है वो बहुत असंतुलित होता जा रहा है, मतलब इम्बैलेंस होता जा रहा है। और इसके लिए महाशक्ति का वो जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो जो स्त्री शक्ति है, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो नारायणी का इस धरती पर आकर ये संतुलन और ये जो हार्मनी है, ये जो हमारी प्रकृति का इस समय उनका ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इस संतुलन का नहीं बनाने से आगे वाली पीढ़ियां बहुत ज्यादा पीड़ित होंगी। मतलब वो अपने बारे में चिंतित नहीं है, इतने महापुरुष है कि वो आगे वाले पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि मुझे पुत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे ये कोई आकांक्षा नहीं है कि ये जनक साम्राज्य, जो मिथिला साम्राज्य है, उसमें हमारा नाम रहे। मैं अपने लिए इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता, मैं ये पूरी धरती के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इसकी पूरा संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है। इसीलिए मैं अपने योग शक्ति द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, मैं बार बार उस डिवाइन शक्ति को, उस देविक माँ को मैं बार बार पुकारूंगा, तब तक पुकारूंगा जब तक वो मेरे पुकार सुन नहीं लेती और यहाँ पर आकर सारे ये भौतिक संसार को अपने प्रेम से नहीं भर देती। इतना सुंदर विवरण है। तब वो योगी कहते हैं कि आपके बताते हुए मुझे आगे की पीढ़ियां एकदम नजर आ रही हैं। आप कितने निस्वार्थ हैं। हर राजा अपने बारे में सोचता है। मैंने अपने जिंदगी में एक ऐसा योगी राजा देखा जो अपने बारे में नहीं, अपने पृथ्वी के बारे में सोच रहा है, अपने आगे वाले पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा जब सोचते हुए आलेख्या, जब वो सुनैना माँ के साथ एक बिल्कुल बंजर भूमि, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्रकृति में बहुत ही संतुलन बिगड़ा हुआ था उस समय पर, क्योंकि वो भी एक ऐसा समय था जब हम त्रेता युग से द्वापर युग की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो भी ट्रांजिशन का टाइम था। तो वहां भी बहुत ही ज्यादा भूमि के रिदम का डिस्टर्बेंस था। तो जब वो दोनों बैठ के ध्यान में माता को इन्वोक कर रहे थे, माता को जो हमारी फीमेल डिवाइन एनर्जी नारायणी है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी चेतना है, उसका जो स्त्री रूप है, उसको वो जब बुला रहे हैं, तब एक अद्भुत, इतना सुंदर रोदन, मतलब एक बच्ची का रोदन उन्हें सुनाई दिया। वो ये नहीं कहते कि रोदन तो सुंदर कैसे हो सकता है, पर इस किताब में ये बताया गया है कि वो रोदन भी इतना सुंदर था कि दोनों माता सुनैना और जनक को मालूम था कि उनकी पुकार मैया ने सुन ली है। और जैसे ही जनक महाराज आंखें खोलते हैं तो उनके चारों ओर इतने छोटे छोटे जीव जंतु ऐसे उनके पास आए हुए हैं। सब ऐसे देख रहे हैं उनको कि हमारा क्या होगा, इस धरती में पानी ही नहीं है, इस धरती में वर्षा ही नहीं है। तो एक इतना सुंदर वार्तालाप जनक बाबा का और उन जंतुओं का, छोटे छोटे जीव जंतु जो उनके चारों ओर ध्यान में बैठे हुए, तो वो कहते हैं उनसे कि वो आ रही है, वो हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी आ रही है, वो हम सबके लिए नहीं, इस पूरी पृथ्वी के लिए आ रही है। उन्होंने फिर एक ऐसी शपथ ली, तो वो कहते हैं कि ये जो मेरी पुत्री आ रही है, वो मेरे लिए ही नहीं, सुनैना माँ के लिए ही नहीं, हमारे समस्त भूमंडल के लिए आ रही है। वो हम सबकी है। मैंने इस माँ को हमारे राज्य के लिए नहीं बुलाया, मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, पर मैंने इसीलिए बुलाया ताकि ये धरती मैया को शांति मिल सके, ताकि ये धरती मैया हील हो सके। और मेरे दोस्तों, हम सब फील कर सकते हैं, हम आज उस स्थिति में हैं जब हम देखते हैं हमारी पृथ्वी मैया, हमारी प्रकृति इतनी पीड़ित है। इतना महान कार्य जो जनक बाबा ने किया, उससे हम सीख सकते हैं कि हम जो भी करें वो हमारे पृथ्वी मैया के लिए करें, हमारे प्रकृति के लिए करें। इतना सुंदर जो पाठ हमें जनक महाराज ने सिखाया है, वो इस युग में, इस समय पर बहुत ही आवश्यक है और इतना सुंदर रिमाइंडर है। मैं एकदम क्षमा चाहती हूँ कि मेरे आंसू नहीं रुकते। ये किताब ऐसी है कि मेरे आंसू रुकते नहीं हैं। तो ऐसे टाइम पर जब सारे लोग पीड़ित थे कि पूरी पृथ्वी का बैलेंस ही डावाडोल हो गया था, संतुलन नहीं था, ऐसे समय हमारी नारायणी, हमारी वो देविक शक्ति माता सीता मैया के रूप में मिथिला में उनका जन्म हुआ। कितने खुशी की बात थी। सारी मिथिला एकदम खुश, क्योंकि वो सब जानते थे, वो सारे ज्ञानी थे, उन्हें सब मालूम था कि जो जनक महाराज आज बुला रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है,
वो वही विश्व चेतना है जो हम सब में बहती है।